एबी स्टार न्यूज में हूं आपके साथ तुलिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर से। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामलों को देखते हुए एहतियाती तौर पर यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने खुद को ब्रिटेन से अलग थलग कर लिया है। कोविड-19 के नए स्ट्रेन से मचे हाहाकार को लेकर अब भारत में भी हलचल में दिख रही है। भारत ने भी ब्रिटेन की सभी फ्लाइटों को पाबंदी लगा दी है, मगर भारत के लिहाज से जो सबसे अच्छी और राहत वाली बात यह है कि यहां अब तक कोविड-19 के नए स्ट्रेन का एक भी मामला सामने नहीं आया। जिस कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में हाहाकार मच गया, उसके सबूत अब तक भारत में नहीं आ पाए। सोमवार को सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि भारत में अभी तक कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन नहीं मिला है। आपको बता दें, कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन पूर्व के वायरस के मुकाबले 70% अधिक तेजी से फैलता है। इस नए खतरे को देखते हुए भारत समेत करीब दुनिया भर के 40 देशों ने ब्रिटेन से विमान सेवाओं को बंद कर दिया। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पुष्टि की है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में नहीं आ पाएगा और विमानों पर रोक सिर्फ एहतियात कदम के बरतने के लिए है। आपको बता दें, यूरोपीय देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है और कड़े प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में महामारी विज्ञान और संचारी रोगों के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने भी कहा, हमने अपने किसी भी सैंपल में अब तक ब्रिटेन के नए कोविड-19 स्ट्रेन से संबंधित कुछ भी नहीं पाया। चाहे यह पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो या देश भर में जीनोम अनुक्रमण वाले हमारी कोई प्रयोगशाला हो, हमारे नमूने इस स्ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिला है। महामारी विज्ञान निगरानी के हिस्से के रूप में भारत म्यूटेशन कोरोना वायरस में परिवर्तन को फॉलो करने के लिए वायरस जीनोम अनुक्रमण कर रहा है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के जीनोम के पूर्व डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विधि है। डॉक्टर पांडा ने यह एक सतत प्रक्रिया है जो 8 महीने पहले शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया में अगर वायरस में कोई नया उत्परिवर्तन पाया गया तो इस नए परिवर्तन का पता लगाने के लिए पिछले म्यूटेशन के साथ तुलना की जाती है। अब तक इस कोरोना वायरस में केवल छोटे म्यूटेशन देखे गए, जिसके कोई बहुत अधिक परिणाम नहीं है और किसी को भी इस जांच प्रक्रिया के दौरान ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से संबंधित कुछ नहीं मिला। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि हम लगातार सतर्क हैं और भारत में अगर यह म्यूटेशन होता है तो यह हमारी जांच में दिखेगा। फिलहाल अभी इसे लेकर कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इनके अलावा कई और वायरोलॉजी विशेषज्ञ हैं जिनका भी मानना है कि भारत में अब तक इस स्ट्रेन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई, अलीगढ़ और वाराणसी के कलेक्ट्रेट व तहसील के जर्जर भवनों को गिराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जौनपुर में तहसील मछली शहर व मड़ियाऊ, फतेहपुर में तहसील बिदकी, इटावा के कचहरी कंपाउंड में स्थित सीआरए कार्यालय भवन के पुनः निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित भवनों की ध्वस्तीकरण की आयु पूरी नहीं हुई है, इसलिए इन्हें गिराने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान की गई। जौनपुर में तहसील केरावत, हरदोई में शाहबाद, अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट, बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के पुनः निर्माण के लिए और वाराणसी की तहसील सदर के अनावासीय भवन के लिए निर्माण के लिए प्रस्तावित भवनों को गिराने की अनुमति दे दी गई है। इन भवनों को गिराए जाने से 2.10 करोड़ रुपए मिलेगा, जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के नियंत्रण में कर दिया। अभी तक यह नियोजन विभाग के अधीन था। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करवाया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में होटल अलकनंदा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह होटल के निर्माण की परियोजना के तहत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों का कार्य मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित आवासीय व अनावासीय भवनों को निष्प्रयोजित घोषित कर ध्वस्तीकरण कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। बीते दिन
सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर थे। इस दौरान सुपरस्टार अक्षय कुमार ने उनसे मुलाकात की। यहाँ उन्होंने उद्यमियों से निवेश और फिल्मी जगत की हस्तियों से नोएडा में बनने वाली दुनिया की सबसे भव्य और खूबसूरत सिटी की प्लानिंग को लेकर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री योगी ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से होटल रूम में मुलाकात की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षय कुमार यूपी को लेकर कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं और इस धमाके की चर्चा उन्होंने सीएम योगी से की है। अब इस मुलाकात का सुखद परिणाम सामने आ चुका है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग आगरा में कर रहे हैं। वहां यह अदाकारा सारा अली खान, दक्षिण की फिल्मों के स्टार धनुष और नसीरुद्दीन शाह के साथ पहुंचे हैं और ताजमहल परिसर में फिल्म का अहम हिस्सा शूट कर रहे हैं। सोमवार को ताजमहल में फिल्म की शूटिंग की गई। इस दौरान दोनों सितारे कैमरे के सामने नजर आए। अक्षय कुमार मुगलों की तरह तैयार हुए नजर आ रहे थे। उनके हाथ में गुलाब था और वो ताजमहल के सामने घूमकर डांस करते हुए दिखे। किसान आंदोलन के दौरान सरकार और आंदोलनकारी किसानों में डेडलॉक के बीच डायलॉग की उम्मीद जगी है। सब कुछ सामान्य रहा तो किसान दिवस पर 23 दिसंबर बुधवार को बातचीत की नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। सरकार से नया पत्र मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा मंगलवार को इस पर मंथन करेगा। इसके बाद सरकार को जवाब दिया जाएगा। सरकार और बातचीत के पक्षधर किसान संगठनों की भरसक कोशिश है कि किसान दिवस पर 23 दिसंबर से बातचीत की फिर से शुरुआत हो जाए, लेकिन सरकार ने जिन 40 किसान संगठनों को ताजा पत्र भेजा है उसमें उनसे ही सहूलियत के हिसाब से नई तारीख तय करने को कहा गया है। पंजाब की 30 जत्थेबंदियों समेत मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी के सक्रिय करीब 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार सुबह बैठक बुलाई गई है। यूं तो देश में 400 से अधिक किसान संगठन है, लेकिन इनकी भूमिका सक्रिय और आक्रामक है। सुप्रीम कोर्ट से बार बार बातचीत की पहल पर जोर और सरकार के ताजा पत्र के बाद संयुक्त किसान मोर्चा रणनीतिक मंथन के बेबस हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की बेबसी यह है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के पहले के बाद भी यदि वार्ता की कोशिश को सिरे से नकार दिया गया तो गलत संदेश जाएगा। हालांकि संयुक्त मोर्चा ने सोमवार से 11-11 किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल और 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा पंजाब मार्ग में टोल मुक्ति का ऐलान कर आंदोलन अभी जारी रखा है। भाकियू डकौंदा के बूटा सिंह बुर्जगिल बताते हैं, सरकार को पत्र लिखा है, उसमें नया कुछ नहीं, पर मंगलवार को संयुक्त मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा होगी। सरकार ने नई तारीख नहीं दी है। दूसरी तरफ बातचीत के पक्षधर ज्यादातर किसान संगठनों को उम्मीद है कि किसान दिवस पर पहल हो सकती है। इस बीच सरकार पर दबाव के लिए पंजाब और राजस्थान में किसानों को दिल्ली के लिए लामबंद किया जाना जारी है। संयुक्त मोर्चा के सामने अब किसान संगठनों में एकजुटता को लेकर चिंता बढ़ी है। आंदोलनकारी किसान संगठनों में यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल में कई संगठनों को सरकार ने समर्थन जुटा लिया। नरम पड़े ऐसे संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा भले सरकार का नुमाइंदा बता रहा है, लेकिन सरकार ने भी बातचीत से समाधान निकालने के पक्षधर किसान संगठनों के बीच अपनी पैठ बना ली। यही वजह है कि अब कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच इन कानूनों को समर्थक किसान व संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कृषि मंत्री, कई मंत्री, भाजपा सांसद, विधायक लगातार संवाद और संपर्क पर मोर्चा संभाल चुके हैं। अटल की याद में 25 दिसंबर को फिर पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों से संवाद करने वाले हैं। उस दिन किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। आंदोलन की धार कुंद करने से लेकर मान मनोबल की दो तरफा कोशिशें जारी है। भाकियू एकता से विदेशी फंडिंग का लेखा जोखा मांगा गया है। इस संगठन पर मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली दंगा के आरोपियों से लेकर भीमा कोरेगांव के विचारकों की रिहाई की मांग वाले पोस्टर लगाए गए थे। अब पंजाब से जुड़ी भाकियू उग्राहा और भाकियू कीर्ति जैसे जनजातीय का सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चे से अलग थलग पंडाल है। इधर यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और वीएम सिंह का अलग अलग अपना अपना मंच है। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव के मतों की गणना मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। राज्य के सभी 20 जिलों के साथ साथ मतगणना शुरू हो चुकी है। हर जिले में
14 सीटों पर मतगणना हो रही है। दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक जिले में पहला नतीजा घोषित होने की उम्मीद है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। इसके साथ ही पूरी गिनती की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा के खास प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। मतगणना स्थलों के बाहर सुरक्षा बलों की भारी बल तैनात की गई है। इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। 8 चरणों में हुए चुनाव में करीब 30 लाख मतदाताओं ने वोटिंग की है। चुनाव में 280 सीट पर 2181 उम्मीदवार हैं। चुनाव बैलेट बॉक्स के माध्यम से हुए, ऐसे में नतीजों को घोषित होने में समय लगेगा। पहला नतीजा दोपहर 2 बजे तक आ जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा के अनुसार सभी जिलों में मीडिया सेंटर बनाए गए। वहां पर जिला उपायुक्त मीडिया को अपडेट देते रहेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतगणना का अपडेट होता रहेगा। जम्मू में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जम्मू जिले के 14 सीटों की मतगणना होगी। इसी तरह अन्य जिलों में भी काम होगा। सभी मतगणना केंद्रों के अंदर और बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 4:30 बजे उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी 22 दिसंबर को 4:30 बजे IISF को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू महोत्सव के आखिरी दिन 25 दिसंबर को इसे संबोधित करेंगे। इस बार IISF 2020 का विषय आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान रखा गया। इस महोत्सव का आयोजन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित विज्ञाना भारती, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस आयोजन के लिए अभी तक 1 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। वर्ष 2015 में शुरू हुआ IISF विज्ञान और प्रौद्योगिक को प्रोत्साहन देने का उत्सव है। इसका उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना, विज्ञान की खुशी को मनाना और यह दिखाना है कि किस तरह विज्ञान, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग और गणित जीवन में सुधार के लिए समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी बजट को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज संबंधित सेक्टर एक्सपर्ट के साथ प्री बजट विचार विमर्श किया। इस बैठक में निर्मला सीतारमण के अलावा वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव डॉक्टर AB पांडे, मुख्य आर्थिक सलाहकार के V सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और क्लाइमेट एक्सपर्ट के साथ विचार विमर्श किया। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर रहेगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में टिकाऊ रिकवरी देखने को मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि नए वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लौट आए, ताकि सरकार लक्ष्य तक पहुंच सके। आपको बता दें, बजट से पहले हर साल वित्त मंत्री विभिन्न सेक्टर्स के दिग्गजों के साथ बैठकें करती हैं। उनसे बजट को लेकर सुझाव किए जाते हैं। इस साल कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई। ऐसे में बजट का महत्व और बढ़ गया। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार सभी प्री बजट बैठकें वर्चुअली हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही सरकार ने इस बजट को लेकर आम जनता से भी राय मांगी थी। इसके लिए सरकार ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ने की सुविधा दी हुई है। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड भी सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली की तरह वहां भी काम चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यही नहीं, सिसोदिया ने उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश के मंत्री की चुनौती स्वीकार है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काम पर खुली बहस का निमंत्रण दिया। मदन जी से मेरा अनुरोध है कि वे समय और स्थान तय करके बता दें, मैं चर्चा के लिए आना चाहूंगा।
इस ट्वीट के बाद उत्तराखंड में राजनीति और गरमाने के असर है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह 2 बार व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड गए और वहां की जनता से मिले। जनता की शिकायत है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां विकास के लिए कोई काम नहीं किया। भाजपा ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री बीते दिनों उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इसमें हरिद्वार से दौरे की शुरुआत कर वह एक दिन राजधानी देहरादून में भी रुके थे। सिसोदिया के दौरे को लेकर उत्तराखंड की सियासी हलचल तेज हुई। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच मंगलवार सुबह कोहरे ने भी परेशान किया है। दिल्ली के साथ एनसीआर में शहरों में कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को खासी दिक्कत पेश आई। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही, जिससे वाहन चालक सामान्य लाइट के साथ फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर सफर करते नजर आए। वहीं भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक मंगलवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय धुंध अगले कुछ दिनों तक रहेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पलावल ने अनुसार हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 2 दिन और तापमान थोड़ा इजाफा होगा, जबकि इसके बाद फिर गिरावट आने लगी। इसके बाद एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 27 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं वायु प्रदूषण के साथ साथ सोमवार को दिल्ली के तापमान में आंशिक वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि ठंड का एहसास सुबह शाम ही नहीं दिन में भी बरकरार रहता है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का दौर अब यूं ही जारी रहेगा। अलबत्ता 2 दिन तापमान में थोड़ा इजाफा और इसके बाद तापमान में फिर से कमी आने लगेगी। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिकतम 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 39 से 49% तक रहा। दिन भर धूप खिली रही, इससे दिल्ली वासियों को ठिठुरन से थोड़ी राहत मिली। हालांकि सुबह और शाम ठिठुरन बरकरार रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सर्दी पिछले साल के से भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। देश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब ठंड ने मैदानी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यूपी, बिहार समेत अन्य कुछ राज्यों में तो सर्दी से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और औशध बिहार में मंगलवार को कड़ाके की ठंड के साथ बेहद घना कोहरा रहने का पूर्वानुमान जताया है। उनके अनुसार इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गोरखपुर एयरपोर्ट पर इस दौरान 0 मीटर की विजिबिलिटी रहेगी। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट पर 800 मीटर और लखनऊ एयरपोर्ट पर 700 मीटर की विजिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर 200 मीटर की विजिबिलिटी रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में हालांकि सर्दी में सोमवार से कुछ राहत देखी गई है। उत्तर भारत में कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में सोमवार से कड़ाके की सर्दी की 40 दिन की अवधि चिल्लई कला की शुरुआत हो गई। घाटी में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक यानी 40 दिन की अवधि को सर्दी के मौसम का सबसे ठंडा समय माना जाता है, क्योंकि यहाँ इस दौरान तापमान में काफी गिरावट आती है, जल स्रोत कम हो जाते हैं और घाटी में तापमान जमाव बिंदु 0 से भी नीचे हो जाने की वजह है। पानी आपूर्ति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।